कैसे हैं आप सब भाई। काफ़ी दिनों के बाद अब एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स की बात करेंगे। अभी तक आपके और सेगमेंट्स के भी करंट अफेयर्स पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग पॉल्यूशन के टॉपिक पे बात कर रहे थे और पॉल्यूशन में आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है पॉल्यूशन के साथ जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो चर्चा में रहीं उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, उनके बारे में डिटेलिंग से पढ़ेंगे और आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलो भाई लिखो। सबसे पहले हम जिस संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं उस संस्था का नाम है आपका NGT। क्या नाम है भाई उसका? NGT। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। लिखें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं आपके राष्ट्रीय हरित अधिकरण। राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग ले लेते हैं। सबसे पहले आपको इसका फॉर्मेशन ईयर पता होना चाहिए भाई कि ये 2010 में बना था। कब बना था? 2010 में बना था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। क्यों? क्योंकि इसी साल इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है और स्टेट सर्विसेज में तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई एनजीटी की फॉर्मेशन कब हुई है, कौन से साल में एनजीटी का गठन हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कई बार आया है। क्लियर? तो आपको ये तो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरा, अगर एनजीटी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो मैं आपको अभी बता चुका हूं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जितना भी गंगा का जो बाढ़ वाला एरिया है अब उसका लोगों ने क्या कर लिया है, उस पर अतिक्रमण कर लिया है, वहाँ पे बिना बात कब्जा कर लिया है। जो बाढ़ का एरिया है, अगर जैसे बाढ़ का एरिया क्या होता है, एक स्लाइड में समझाऊं। जैसे ये नदी है, अब ये नदी इस रास्ते पे फ्लो कर रही है। क्या कर रही है? ये फ्लो कर रही है। ये एक फिक्स्ड पाथ है। अब इस फिक्स्ड पाथ में क्या हुआ, यहां से ये जो माउंटेन्स हैं जहां से निकल रही है वहां पे ग्लेशियर पिघले या कोई भी और दूसरा रीजन हुआ, वर्षा ज्यादा हुई तो यहां पे पानी का क्या हुआ, वाटर लेवल बढ़ गया। अब वाटर लेवल जैसे ही अप हुआ तो यहां पे ये पानी का फ्लो ज्यादा होगा और पानी का फ्लो ज्यादा होगा तो इसका एरिया भी एक्सपेंड कर जाएगा, ये बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो पानी अब इस एरिया में फ्लो करने लगा। बाद में जब पानी कम हुआ तो ये फिर से अपने रास्ते पे आ गई। तो ये होता है इसका बाढ़ का एरिया। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा का पूरा एरिया बाढ़ का एरिया कहलाता है। अब लोगों ने क्या किया है, लोगों ने यहीं पे अपने क्या बना लिए हैं, घर बना लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारे घर बन गए हैं। यमुना जी में भी आप देखे होंगे, दिल्ली का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारा एरिया, वजीराबाद एरिया जो है ये पूरा का पूरा क्या है, यमुना जी का एरिया है। लेकिन अब लोगों ने वहाँ पे घर बना लिए हैं। तो वही चीज़ गंगा जी में भी हुई है। तो गंगा जी का जो बाढ़ का क्षेत्र है वहाँ पे लोगों ने क्या किया है, अपना अतिक्रमण करके घर बना लिया है। तो ये उन लोगों के लिए खतरा है भाई, इन लोगों के लिए खतरा है। गंगा नदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने कहाँ पे घर बनाया है। वो जब तूफान लेके आएंगी, सैलाब लेके आएंगी, सब सारा मसला खत्म हो जाएगा। ये तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना चाहिए इनको। तो इनको यहाँ पे अपनी सेफ्टी खुद देखनी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो गंगा नदी का फ्लड जोन है, जो फ्लड का एरिया है, बाढ़ का एरिया है, वहाँ पे लोगों ने क्या किया है, अतिक्रमण कर लिया है। ये तो न्यूज़ थी। अब बात करते हैं एनजीटी की, क्योंकि एनजीटी ही इस तरीके के टॉपिक्स पर बात करता है, उस पर अपनी चीज़ों की व्याख्या देता है। ये एनजीटी का काम है। तो एनजीटी की जो मुख्य पीठ है, जो हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे है? वो नई दिल्ली में है। क्लियर हुई? कहाँ पे है भाई? वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा भी 4 ऑफिसेज एनजीटी के हैं। अब वो कहाँ पे हैं? एक है आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में, एक आपका महाराष्ट्र के पुणे में, एक पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में और एक तमिलनाडु के चेन्नई में। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ आपको भोपाल मिलेगा इस एरिया में, आपको पुणे मिलेगा यहाँ पर, आपको कलकत्ता मिलेगा यहाँ पर,
चेन्नई मिलेगा यहाँ पे। तो ये चारों डायरेक्शन में ये घेर लिया है। और हेड ऑफिस कहाँ है? यहाँ न्यू दिल्ली में। क्लियर है ये बात? तो यहाँ आपको ये चीज़ें समझनी होंगी, इसके ऑफिसेज भी समझने होंगे, जोन्स के हिसाब से बांटा हुआ है, इसका हेड ऑफिस भी आपको क्लियर हो गया। यहाँ अब इसकी स्थापना की बात की जाए कि भाई जो ये स्थापित किया गया, जो अधिकरण स्थापित किया गया, वो किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो वो है आपका राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत इसे क्या बनाया गया? एक सांविधिक निकाय बनाया गया। ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि भाई ये किस तरीके का निकाय है, संवैधानिक है या सांविधिक है। तो ये चीजें भी वहां पे बहुत कंफ्यूज करती हैं कि ये संस्था संवैधानिक है या सांविधिक है। तो संवैधानिक वो संस्थाएं होती हैं जिनके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल क्लियर लिखा हुआ है। यहाँ आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसकी संरचना की बात की जाए कि इसमें कितने लोग हैं, तो एक तो इसमें अध्यक्ष है, ये बहुत क्लियर है, इसको लिखते चलिएगा भाई। एक इसमें क्या है? एक अध्यक्ष है, 10 से लेके 20 इसके न्यायिक सदस्य होते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20। इसके साथ साथ इसमें कुछ विशेषज्ञ भी होते हैं जो पर्यावरण से रिलेट करके वहाँ पे रखे जाते हैं, जो पर्यावरण की अच्छी समझ रखते हैं, उनके विशेषज्ञ लोगों को यहाँ पे रखा जाता है। अब इसकी मार्गदर्शक जो सिद्धांत हैं वो क्या है, किस बेस पे ये गाइडलाइन जारी करता है? तो वो है प्राकृतिक न्याय के बेस पे। किस पर? प्राकृतिक न्याय के बेस पे ये पूरी का पूरा काम करता है। और ये चीज हमको समझनी होगी। ये एक सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत दी गई प्रक्रियाओं से बंधा हुआ है और ये बाध्य नहीं है किसी भी चीज के लिए। क्लियर है ये बात? तो यहां से ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं अन्य पॉइंट्स पर कि इसकी शक्तियां क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के पेपर में, जब आप देखते हैं कि भाई इस एनजीटी का पूरा वर्णन दे रखा है, पूरी व्याख्या दे रखी है, तो ये वहां भी आपको क्लियर करेगा। तो इसकी जो शक्तियां हैं वो एक सिविल न्यायालय की तरह है। यह स्वतः संज्ञान लेता है। जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी में गंदगी फैल रही है, तो ये उस एरिया के जो ऑफिसर्स हैं तो उनको स्वतः संज्ञान में लेके अपने पास बुला लेगा और पूछ लेगा कि भाई इतनी गंदगी कैसे फैल रही है। समझ रहे हैं ये चीज? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। दूसरा, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा और क्षतिपूर्ति के रूप में राहत प्रदान करने की भी इसकी शक्ति है। यहां से अगर सौंपे गए इसके कार्य देखे जाए, इसका वर्क देखा जाए कि इसका वर्क क्या है, तो ये जान लीजिए कि यह एक विशेष न्यायिक निकाय है। समझ रहे हैं? ये कैसा निकाय है? एक न्यायिक निकाय है जो देश में पर्यावरण से जितने भी रिलेटेड मुद्दे हैं, किससे? एनवायरनमेंट से जितने भी रिलेटेड मुद्दे हैं उस पर निर्णय लेता है और इसकी सहायता के लिए पर्यावरण से संबंधित विशेषज्ञों की जो एक समिति है वो उसमें शामिल होती है। क्लियर हुआ ये पूरी बात? तो एनजीटी का मसला आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां से थोड़ा सा हम इसकी विधायी फ्रेमवर्क पर भी नजर डाल लेते हैं। ये भी कई बार आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका विधायी फ्रेमवर्क क्या है, तो ये भी अच्छे से समझ लेते हैं। शुरुआत यहां से करेंगे। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, फिर उसके बाद जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम जो है वो 1977, उसके बाद वन अधिनियम 1980, उसके बाद वायु 1981, उसके बाद पर्यावरण 1986, उसके बाद लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और अभी हाल फिलहाल का जैव विविधता अधिनियम 2002। तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो टोटल इसके 7 विधायी फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे रखे हैं और आपको इनके ईयर याद रखने होंगे कि भाई इसकी स्टार्टिंग जल प्रदूषण जो निवारण और नियंत्रण अधिनियम था उसके तहत हुई, कब? 1974 में, और हाल फिलहाल में 2002 में जैव विविधता अधिनियम यहाँ पे आया हुआ है। क्लियर है? तो इस पर ये पूरा काम करता है।
अब यहां पर अगर हम देखें तो इसे आवेदन और अपील दायर करने के लिए, जैसे अगर हम इसमें अपील करते हैं तो उसमें 6 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का कार्य सौंपा गया है। दूसरा, ये टाइम याद रखिएगा भाई, ये टाइम जरूर याद रखिएगा। दूसरा, इसके आदेश बाध्यकारी होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये क्या है, न्यायिक निकाय है। परंतु यहां पे याद रखिएगा, परंतु इसके आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। समझ रहे हैं? आपने आदेश दिया तो ये बाध्यकारी है, लेकिन आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके आदेशों के निर्णयों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में आपको अपील करनी पड़ेगी। कितने दिनों के अंदर? 90 दिन। तो जितने ये दिन बता रहा हूं उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं से स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं और यही पूछे जाते हैं। इसे अपनी निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार भी प्राप्त है। अगर इसने निर्णय दिया है तो इस पर यह समीक्षा भी कर सकता है, ये इसकी खुद की पावर है। क्लियर? यहां से अगर इसकी पीठों की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि इसे 5 जोन्स में बांटा गया है। वो जोन्स क्या है? एक आपका उत्तर है, एक आपका मध्य है, एक पूरब है, एक दक्षिण है और एक पश्चिम है। तो ये आपको क्लियर रखना होगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और आपका सेंट्रल, तो ये 5 जोन्स में बटा हुआ है और इसकी प्रधान पीठ आपको बताई गई है, आपका न्यू दिल्ली है। तो यहाँ दिल्ली लिखा हुआ है तो यहाँ न्यू दिल्ली कर लीजिएगा, तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। और यह पीठ उत्तरी जोन में आती है। तो नॉर्थ जोन में जो आती है इसकी पीठ, वो कहाँ पे है आपकी? वो न्यू दिल्ली में, और वही इसकी प्रधान पीठ है, वही इसकी हेड ऑफिस है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई। तो यहाँ पे अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक और चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, जो सांविधिक होता है उसी को हम वैधानिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख भी लीजिएगा वैधानिक। क्लियर? तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगले जो हमारा सेगमेंट पढ़ने का है उसकी हेडलाइन डालें। हेडलाइन डालें, केंद्रीय भूजल बोर्ड। क्या है भाई? केंद्रीय भूजल बोर्ड, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर, क्योंकि भूजल को क्या कहते हैं भाई? ग्राउंड वाटर बोर्ड। केंद्रीय का सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, CGWB। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारे बच्चों को यहाँ एक कंफ्यूजन होता है। 2-3 शब्द होते हैं, एक होता है केंद्रीय, एक होता है भारतीय और एक होता है राष्ट्रीय। समझ रहे हैं? केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल। क्या होता है? केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, क्योंकि इन्हीं तीनों के नाम से बोर्ड बनते हैं। केंद्रीय जल निगम बोर्ड, भारतीय जल निगम बोर्ड या आपका राष्ट्रीय जल निगम बोर्ड, तो ऐसे बनते। तो ये अलग अलग हैं, ये बहुत क्लियर जान लीजिए कि ये सब अलग अलग हैं, ये एक नहीं होते हैं। बस यहां पे आपको क्लियर करना होगा, केंद्रीय का सेंट्रल होता है, भारतीय का इंडियन होता है। क्या होता है भाई? इंडियन होता है। और राष्ट्रीय का नेशनल होता है। क्या होता है? नेशनल। ये सेंट्रल आपको याद रखना है कि ये सेंट्रल होता है, ये इंडियन और वो नेशनल, ये अलग अलग होते हैं। तो आज हम बात किस पे कर रहे हैं? अभी केंद्रीय भूजल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के बारे में। चलिए सबसे पहले तो इसके हेड ऑफिस की बात कर लेते हैं कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है। तो ये फरीदाबाद में पड़ता है। ये फरीदाबाद दिल्ली से जब आप जाते हैं तो बहुत पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो फरीदाबाद दिल्ली के पास में ही है। और ये आता कहाँ पे है भाई? ये आता है हरियाणा में। कहाँ आता है? हरियाणा में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हेड ऑफिस क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका एम देखते हैं कि भाई इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका टारगेट क्या रखा गया है। इसका टारगेट बहुत सिंपल सा है। जब आप अगर इसके नाम से देखेंगे तो नाम में ही इसका क्या आ रहा है? भूजल आ रहा है, ग्राउंड वाटर आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर की जब बात करते हैं तो ये उसी पे काम करता है। हर टॉपिक को उसके नाम से तोड़ा करिए। तो जब इसमें आ ही भूजल रहा है तो ये काम किस पे करेगा? भूजल की
व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए करेगा, ग्राउंड वाटर की व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए करेगा। तो बस इसका एम क्या है, भारत के भूजल संसाधनों, ठीक है, क्या है, जो भूजल के संसाधन हैं उनको क्या करेगा, उनको मैनेज करेगा। क्या करेगा भाई, उनको मैनेज करेगा और उसके लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करेगा, उनका डेवलपमेंट करेगा, उनकी टेक्नोलॉजीज को बढ़ाएगा और उनका प्रसार करेगा, ठीक है, राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी करेगा और उन पर काम भी करेगा, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करेगा। क्लियर हुआ? मैंने क्लियर बोला कि शब्दों को तोड़ दिया कीजिए। ये वो आपका बोर्ड है जो कि भूजल का क्या करेगा, संसाधनों पर निगरानी करेगा, उसको व्यवस्थित मैनेज करेगा, उसको बढ़िया से काम करते रहें वो सिस्टम, वो निगरानी करेगा, उसको और बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ का विकास करेगा। तो ये सारा का सारा काम क्या है, ये सारा का सारा काम CGWB का है। क्लियर हुआ ये बात? दूसरा, इसकी जो उत्पत्ति है, जो इसकी स्थापना है, जो फॉर्मेशन है, वो 1970 में हुई थी। अब आप कहेंगे ये इतना पुराना है? नहीं, ये बोर्ड तो नया बना है, इससे पहले ये पुराने किसी बोर्ड के अंतर्गत काम करता था और उस बोर्ड का नाम क्या था, उस बोर्ड का नाम था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका नाम बदल के चेंज किया गया और नाम बदल के फिर क्या कर दिया गया, CGWB। क्लियर? तो ये उसके तहत काम करता था, अब इसका नया नाम हो गया है। अब ये किस मंत्रालय के तहत आता है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है और इसमें जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग, इसके तहत एक अधीनस्थ कार्यालय भी है। क्लियर हुआ? तो इसका मंत्रालय आपको समझ में आ गया होगा, इसका मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वो 4 स्टेटमेंट बोलेगा, वो बोलेगा कि आप CGWB पर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उस पर विचार करें। पहला, इसका हेड ऑफिस हिसार में है, ऐसा बोल देगा। दूसरा, इसमें 1970 में इसका गठन हुआ था। तीसरा, ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत आता है। तो बताइए कौन से सही है? तो 2 सही वाले हो जाएंगे, 1 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फरीदाबाद में है। तो ये स्टेटमेंट्स में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम क्या है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, वायु गुणवत्ता के बारे में AQI जब पढ़ा था। तो उसी को मैनेज करने के लिए क्या बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। पढ़ाया हुआ है ये बहुत अच्छे से, तो इसके नोट्स वहीं से ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो लिखिए, वायु प्रबंधन, ठीक है। देखो, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अगर उसी शब्द को तोड़ लें तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग वायु की जो क्वालिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, उसका मैनेजमेंट करना है। उसको मैनेज करने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया है उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। क्लियर हुई ये बात? चलिए, अब इसके जो काम है वो क्या है, वो है आपके NCR मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के, निकटवर्ती का मतलब होता है आसपास, तो उसके आसपास का जो एरिया है उसकी क्या करें हम, वायु गुणवत्ता को बढ़िया से मैनेज करें, यही उसका काम है। क्लियर हुई? एक तो आपका NCR और NCR के साथ साथ जो उसके आसपास के एरिया हैं उनकी एयर को हमें क्या करना है, उसको बढ़िया करना है, उसको प्योर करना है। क्लियर? यहां से अगर मैं बात करूं कि इसका कब गठन हुआ, तो इसका गठन हुआ है
2021 में। कब हुआ है भाई? 2021 में इसका गठन हुआ है। और किस अधिनियम के तहत हुआ वो भी जान लीजिए। उसका नाम है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। तो आपको अधिनियम का नाम भी बता दिया मैंने और गठन का ईयर भी बता दिया, फॉर्मेशन का ईयर भी बता दिया। अब यहां पे भी ये क्या है? एक वैधानिक निकाय है, जिसको हमने स्टार्टिंग में सांविधिक बोला था, उसी को हम वैधानिक भी बोलते हैं। तो ये भी सांविधिक निकाय है। ये चीज याद रखनी, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण की जगह पे लाया गया था। तो इसका मतलब इससे पहले भी एक पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट था वो काम कर रहा था, लेकिन उसे दूसरे नाम से जाना जाता था। उसे क्या नाम से जाना जाता था? पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण। तो इसको रिप्लेस किया है किसने? आपके इस पूरे नए आयोग ने, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। क्लियर है ये बात? यहां से अगर हम देखें तो इसके जो कुछ काम है इंपॉर्टेंट वो क्या है? तो एक तो वही एनसीआर, उस पे एयर को साफ रखने का इसका काम है। दूसरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जैसा मैंने बोला आसपास का एरिया, तो उस पे भी आपको ये देखेगा कि वहाँ की भी एयर क्वालिटी को बढ़ाने का, उसको बढ़िया रखने का इसका ये काम इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। दूसरा, इसका एम क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक के द्वारा जो चिन्हित समस्याएं हैं उनका संबंध में बेहतर जो सॉल्यूशन निकाल पाए। दूसरा, अनुसंधान कर पाए, रिसर्चेस कर पाए कि भाई इससे परेशानी ना बढ़े और ख़राब ना हो, और उनसे संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर भी बात करें कि भाई ये दोबारा से परेशानियां ना आए। तो ये सब कुछ इसका मेन काम है, उसका सॉल्यूशन निकालना इसका मेन काम है। क्लियर हुआ? तो यहां आपको ये चीजें समझनी होंगी। अब इसके प्रमुख कार्य क्लियर। यह राज्य सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के लिए एक वैधानिक दिशा निर्देश देता है। किसको? आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। किसको देगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। और कैसा निर्देश देगा? वैधानिक दिशा निर्देश देगा। दूसरा, अनुपालन ना करने पर यह क्या लगाता है भाई? जुर्माना लगाता है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। और संबंधित अपराध के लिए ये 5 साल तक की कैद या करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी लगा सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है। क्लियर है ये बात? तो ये आज हमने 3 टॉपिक को बढ़िया से समझा। उम्मीद है कि ये बहुत यूज़फुल रहेंगे। यहाँ से हमारे पेपर में चीज़ें मिलेंगी आपको, और बढ़िया से ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने टॉपिक को एक दूसरे के साथ रिलेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।